दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। खुशकिस्मती से मैं अभी कुछ दिन पहले ही शहर के इस पुराने मोहल्ले में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी। हाँ, खुशकिस्मती ही थी शायद। कम से कम उस वक्त तो खुशकिस्मती ही लगी थी मुझे। दुनिया के हर शख्स की तरह मैं इस बात से कतई वाकिफ नहीं थी कि आने वाला कल मेरी खुशकिस्मती की चांद रात को किस हद तक अमावस में तब्दील कर देने वाला है। अंधेरे से भरी एक लंबी काली मनहूस रात। वो कहते हैं ना कि हर खुशी एक गम के साथ आती है और हर गम एक खुशी के साथ। दोनों जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर साथ साथ हमारा पीछा करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही छुपा था शायद हमारी बड़ी मुद्दतों से नसीब हुई कुछ पल की खुशी में। दरअसल दादाजी की वसीयत के फैसले के बाद वकील साहब के हिसाब से पापा के हिस्से की कुछ रकम मिली थी, तो हमारे पापा ने भी सोचा कि एक कमरे के किराए के घर से निकलकर क्यों नहीं अपना खुद का एक छोटा सा घर ले लिया जाए। आखिर उन्हें भी तो बच्चों के आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ तैयार करना ही है। हम दो ही भाई बहन हैं मेरे परिवार में, मैं मौली और मेरा छोटा भाई सारांश। अब नया घर लिया था और पापा के लिए तो जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। इसलिए पापा ने अपनी खुशी पूरे परिवार से बांटने के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा था, जिसके लिए मम्मी, मैं और सारांश तीनों ही जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे। एक पूरा हफ्ता सबको न्योता देने में, खरीदारी और बाकी तैयारियों में निकल गया था। कुछ 4-5 दिन ही बचे थे फंक्शन में। मम्मी और मैंने अपनी अपनी पसंद का कपड़ा खरीदा था अपने मनपसंद डिजाइन के सूट सिलवाने के लिए। उसी दौरान अड़ोस पड़ोस में बात करने से रजिया आंटी से मालूम हुआ कि 1-2 गली छोड़कर एक अच्छा दर्जी है। तो हमने सोचा कि जाकर देखा जाए और अगर सब ठीक लगा तो दोनों वहां से कपड़े सिलवा लेंगे, नहीं तो वापस पुराने घर के पास जो दर्जी था उसी के पास जाएंगे। अभी हम रजिया आंटी से बात कर ही रहे थे कि माया आंटी बोली, जाओ तो थोड़ा ख्याल रखना, वहां कोई आम तरीके से सिलाई कि। तभी रजिया आंटी ने इशारे से उन्हें चुप करवा दिया और मम्मी से बोली, अरे आप जाइए तो सही, अभी आपको भी तो जल्दी ही सूट तैयार चाहिए। उनकी बात ठीक ही थी। या तो हम यहाँ इस दर्जी के पास जाते या पुराने दर्जी के पास, जिसकी दुकान हमारे पुराने घर के पास थी। पुराना घर कोई 40-50 मिनट के फासले पर था और अब वक्त भी कम बचा था फंक्शन के लिए। काफी तैयारियां बाकी थीं। कुल मिलाकर मम्मी और मुझे ही सारा काम करना था, क्योंकि पापा को काम से फुर्सत नहीं थी और सारांश तो अभी 12 साल का ही था। उस वक्त मेरी उम्र कोई 15.5-16 साल की ही रही होगी। खैर, घर का काम निपटाते निपटाते मम्मी को शाम सी हो गई थी। 6-7 बजे तक घर का सारा काम निपटाकर मम्मी और मैं बताए गए पते के अनुसार उस दर्जी की दुकान की ओर ये सोचकर रवाना हो गए कि पापा के आने से पहले तक हम लौट ही आएंगे। शाम ढल सी रही थी। घरों, दुकानों, गलियों की बत्तियां रोशन हो गई थीं। 2-3 गली छोड़कर एक सुनसान सी गली के मुहाने पे एक बंजर से पड़े पुराने पार्क के सामने एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में दुकान के पास पहुंचते ही वहां लगा एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, दिलकश लेडीज टेलर। उस पुरानी दुकान के बाहर एक छोटा सा शेड लगाकर एक बूढ़ा सा आदमी सिलाई की मशीन लेकर बैठा
इतनी मंद रोशनी में जाने कैसे अपने सिलाई के काम में मशगूल था। इतना मशगूल था कि न तो उसने हमें दुकान की ओर आते देखा और न ही हमारे वहां पहुंचने पर उसकी गर्दन ने कोई हरकत की। अंकल, अंकल, मैंने 2 बार आवाज दी, पर जैसे मेरी आवाज उसके पैरों के हिलने से चलती सिलाई मशीन की आवाज में दब कर रह गई। 1-2 बार उसकी टेबल पर हाथ से दस्तक देने पर उसने हमें ऐसे देखा जैसे किसी ख्वाब से जागा हो, जैसे मेरे हाथ की दस्तक ने उसकी गहरी नींद में खलल डाल दिया हो। उसके पैरों की हरकत बंद हो गई थी, पर जाने क्यों वो हम दोनों को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। उसके झुर्रीदार चेहरे पर बने गहरे गड्ढों में से उसकी आंखें ऐसे देख रही थीं जैसे किसी बरसों से बंद कमरे की खिड़की किसी ने अचानक से खोल दी हो। जी कहिए। अंकल, हमें ये सूट सिलवाने हैं, डिजाइन वगैरह हम अपने साथ लाए हैं, आप एक बार देख समझ लें। हमें सूट थोड़ी जल्दी चाहिए क्योंकि हमारे घर में 4-5 दिन में फंक्शन है। ये जामुनी वाला मेरे लिए और ये पीला वाला मेरी मम्मी के लिए है। जवाब में उसने अपनी गर्दन हल्के से हिलाई और हमें दुकान के अंदर जाकर नाप देने को कहा। इस पर मम्मी बोली, भाई साहब, आप वक्त रहते ये सूट बना देंगे ना, वरना हम कहीं और देखें। इस पर वो बड़े उखड़े से अंदाज से बोला, आप अंदर जाकर नाप तो दीजिए। हमें बड़ा अजीब लगा, पर अब करते तो क्या करते। आखिर अब आ गए थे तो वहां अंदर जाकर नाप देने में भी क्या दिक्कत थी। पर एक तो उन बूढ़े अंकल का अजीब सा बर्ताव और दूसरा उस दुकान के अंदर का माहौल हमें बड़ा रहस्यमय लग रहा था। उस दुकान के अंदर भी एक हल्का पीला बल्ब ही जल रहा था और इंच टेप दरवाजे पर लटकी हुई थी। जैसे ही हम अंदर जाने को हुए तो इंच टेप दरवाजे से किसी ने सरका सी ली, तो हमें लगा कि अंदर कोई होगा जिसने हमारा नाप लेने के लिए ये इंच टेप खींची है। दुकान में घुसते घुसते हमने देखा तो उन अंकल के पैर वापस हरकत में आ चुके थे और उस सुनसान गली में सिलाई मशीन की आवाज एक बार फिर से वहां पसरे सन्नाटे को भंग कर रही थी। हम अंदर गए तो अंदर एक दीवार के साथ एक स्टैंड पर हैंगरों की लंबी कतार पर एक से एक बढ़कर खूबसूरत जनाना लिबास टंगे हुए थे। उसके साथ ही कुछ आगे एक सीढ़ी सी बनी थी जिसके ऊपर एक और दरवाजा था। उस छोटे से कमरे की दीवारें कई हसीन लड़कियों के खूबसूरत अलग अलग लिबासों में खींचे गए फोटोज से सराबोर थी, पर हमें वहां कोई दिख नहीं रहा था। उन खूबसूरत लिबासों को देख जैसे मम्मी का जी ललचा सा गया। उन्होंने रुक कर उस बूढ़े से उनके दाम के बारे में पूछा तो वो बोला, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये किन्हीं खास हाथों ने किन्हीं खास हस्तियों के लिए तैयार किए हैं। मम्मी और मैंने हालात का जायजा लेते हुए एक बार फिर एक दूसरे के चेहरे की ओर देखा और कुछ कहने को ही थे कि अंदर के कमरे से आवाज आई, आ जाइए मोहतरमा, भीतर आ जाइए। और ये सुनकर हम अंदर चले गए। हैरानी की बात थी कि यहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में बड़ी मनमोहक इत्र की खुशबू फैली हुई थी। खुशबू कुछ ऐसी थी कि कुछ पल के लिए हम दोनों पर अजीब सा नशा छा गया। खुशबू कुछ ऐसी थी कि कुछ पल के लिए हम दोनों पर एक अजीब सा नशा छा गया था। ऐसा गहरा नशा कि हमें ये सुध भी नहीं रही कि हम कहाँ खड़े हैं। न चाहते हुए भी हमारी पलकें भारी सी हो रही थी और पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अचानक मुझे अपने आसपास मम्मी के अलावा किसी और के होने का एहसास हुआ। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मेरे पूरे बदन का जायजा ले रहा हो। सर्दी ना होते हुए भी बुरी तरह हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दुपट्टा यहां टांग दीजिए। फिर से एक आवाज आई
और उसी मदहोशी की सी हालत में हम दोनों ने दरवाजे के पीछे अपने अपने दुपट्टे टांग दिए। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई ऊपर से नीचे तक हमें छू रहा है, पर यह एहसास उस नशे की हालत में एक अजीब सा सुकून दे रहा था। जाने कितनी देर हम ऐसे ही बुत बनी वहां खड़ी रही। कुछ देर बाद हमारी बेहोशी टूटी और देखा तो वहां कोई नहीं था। होश थोड़े संभले तो शर्म से हमारे दोनों के मुंह ऐसे बंद थे जैसे किसी ने खौलता हुआ गोंद लाकर हमारे होंठ चिपका दिए हों। हमने एक झटके में अपने अपने दुपट्टों को वापस हासिल कर लपेटा और तेज कदमों से बाहर आ गए, पर हमारी टांगें बुरी तरह कांप रही और सर नशे से भारी सा हो रहा था। वो होश भुला देने वाली खुशबू जैसे बदन के जर्रे जर्रे में घुस चुकी थी। बाहर आते हुए देखा तो जाने कैसे वो इंच टेप वापस दरवाजे पर पहले की तरह ही टंगी थी। दिमाग को काबू में रखना जैसे नामुमकिन हो रहा था। किसी तरह हिम्मत कर बाहर आए और देखा तो मेज पर हमारे साथ लाया हुआ कपड़ों का थैला जस का तस रखा था, और हैरानी की बात थी कि वो बूढ़ा दर्जी अब वहां नहीं था। मम्मी ने थैला खोल कर देखा तो उनके सर से पैर तक बिजली सी कौंध गई थी। उस थैले में हम दोनों के सूट हमारे बताए डिजाइन के हिसाब से या शायद उससे भी बेहतर डिजाइन में सिले हुए रखे थे। एक तो वो पहले का वाकया ही हमारे होशों हवास कायम करने नहीं दे रहा था, और ऊपर से ये नया झटका जिसे चाहते हुए भी करिश्मा कहने को मन राजी नहीं हो पा रहा था। हमारे हाथ पैर इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि हमसे वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मम्मी ने सामने टांगे बोर्ड पर देखकर कप कपाते हाथों से 3 100 के नोट वहां रखे और मेरी बाजू को कस के पकड़कर लगभग घसीटती हुई मुझे वहां से खींच लाई। उस गली से बाहर आते ही हमने एक दुकान से पानी की बोतल खरीदकर चेहरे पर छींटे लगाए, थोड़ा गला तर किया। आस पास इंसानी आबादी देखकर हमें कुछ हौसला हुआ तो बिना कुछ कहे हमने ये समझ लिया कि हमारे जहन में शायद उन लिबासों की कतार से भी लंबी एक सवालों की कतार थी, पर उनमें से एक सवाल का जवाब भी हमारे पास नहीं था। देर काफी हो चुकी थी। मम्मी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो रात के 8:30 बज चुके थे। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कैसे हम 40 मिनट उस कमरे में खड़े रहे जहां कोई अनजानी ताकत हमारे जिस्मों पर अपने हाथ फेरती रही। हम दोनों को बहुत शर्म आ रही थी, पर अल्फाज नहीं थे। एक दूसरे से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी। हमने अपने कदम घर की ओर बढ़ा लिए क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे तक पापा घर आ जाया करते थे। घर पहुंचने के बाद हमने किसी तरह खाना बनाया और अपनी आप बीती को किसी घिनौने राज की तरह अपने दिल की गहराइयों में दबाकर हम बिस्तर पर आ लेटी। आज मम्मी के कहने पर मम्मी ने मुझे अपने साथ सोने को कहा और पापा सारांश के साथ जाकर सो गए। हम दोनों ने कमरे में आकर अपने अपने सूट ट्राई किए तो नाप या डिजाइन में रत्ती भर भी कमी नहीं थी, बल्कि इन सूटों के डिजाइन हमारे बताए गए डिजाइनों से कहीं बेहतर और खूबसूरत थे। पर आधे घंटे 40 मिनट में दोनों सूटों का इस तरह तैयार हो जाना और उस कमरे में हमारे साथ गुजरा वाकया हमें चैन नहीं लेने दे रहा था। मम्मी मेरे साथ बिस्तर पर लेटकर रजिया आंटी को कोसे जा रही थी कि रजिया ने हमें क्यों ऐसी दुकान का पता दिया। जरूर माया कुछ बताना चाह रही होगी जिसे रजिया ने इशारे से रोक दिया था। भगवान का शुक्र है कि और कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाती। न जाने ये सब जानते हुए भी रजिया ने हमें क्यों उस दुकान पर भेजा। कल सुबह तुम्हारे पापा के जाते ही मैं रजिया से मिलने जाऊंगी और अच्छी तरह खबर लूंगी उसकी। यह भी कोई तरीका है? ऐसे ही पड़ोसी हैं तो हमें इस मोहल्ले में नहीं रहना। कल ही तुम्हारे पापा को कहती हूं कि कहीं और घर देखें।
बड़बड़ाते हुए कब मम्मी की आंख लग गई उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। पर मेरी आंखों में नींद कहां। एक एहसास एक साथ इतना पुरसुकून और खौफनाक हो सकता है, इसका इल्म मुझे ख्वाबों में भी नहीं था। इस वाक़ये को न सिर्फ मेरी ज़िंदगी में एक नए पन्ने की तरह जोड़ दिया गया था, बल्कि मरते दम तक ना भूलने वाला एक हौलनाक किस्सा बनकर रह गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पर मुझे अंदेशा नहीं था कि शायद ये नींद न आने का सिलसिला आने वाली कई और रातों तक चलने वाला था। अगली सुबह हमारे लिए एक नया झटका लेकर आई थी। रात नींद न आने के कारण मैं पापा के काम पर जाने के बाद भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। सारांश भी स्कूल जा चुका था। इस सुबह भी मम्मी की घबराई हुई आवाज से मेरी आंखें खुली। मम्मी अपना पर्स लेकर मेरे सामने हैरान परेशान सी खड़ी थी और कह रही थी कि मौली गजब हो गया। कल जो 100 के 3 नोट मैं उस दर्जी की दुकान पर छोड़कर आई थी, आज सुबह उठते हुए जब मैंने सारांश को स्कूल के लिए खर्च देना चाहा तो जाने कैसे वो नोट मेरे पर्स में वापस रखे हुए हैं। मम्मी और मैं दोनों सर पकड़ के बैठ गए। हमने बिना देर लगाए अपने दुपट्टे उठाए और सीधे रजिया आंटी के घर पहुंच गए। हमारी शक्लें देखकर वो ज़्यादा हैरान नहीं हुई और धीरे से हमें अंदर आने का इशारा किया। अंदर ले जाकर वैसे ही इशारे से हमें सोफे पर बैठाया और बाहर लोगों को कुछ नसीहत देकर हमारे कमरे में आ कमरे का दरवाज़ा बंद कर हमारे पास बैठ गई। उंगली मुंह पर रखकर हमें चुप रहने का इशारा किया और एक कागज़ पर लिख कर दिया कि जो भी बात करनी है वो लिख कर करना, क्योंकि वो यही है। रजिया आंटी ने रात में हमारे लिए एक पूरी चिट्ठी लिख रखी थी, जिसमें उनके बारे में तफसील से बताया गया था। वो कौन है, क्या है, कहाँ है, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने एक कागज़ पर लिख रखा था। उसमें लिखा था, वो जिन्नातों की गली है। वो दुकान ही नहीं बल्कि वो पूरा मोहल्ला उन्हीं जिन्नों का है। यहाँ आस पास वो अलग अलग शक्लों में घूमते हैं, कभी इंसानी तो कभी जिनावरों की शक्ल लेते हैं, तो कभी अदृश्य रहकर ही सब देख सुन रहे होते हैं। इस आस पास के 2-3 मोहल्लों के लोगों ने ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के कई लोगों ने उन जिन्नों को किसी न किसी तरह से महसूस किया है और इन जिन्नों का खौफ पूरी तरह से इन गलियों में तैरता रहता है। आज तक जिसने भी किसी को उस दुकान में जाने से रोका या उस दुकान में जाकर किसी ने किसी तरह का सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन जिन्नों ने उन इंसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। एक बार एक औरत ने उस दुकान में जाकर जिन्नों से बहस करने की कोशिश की थी। उसने वहां जाकर जोर जोर से धमकाया कि तुम कोई फरेब हो, क्योंकि अगर तुम असल में होते तो सामने क्यों नहीं आते। कोई नामुराद ही ऐसा कर सकता है कि अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों से पर्दा करे। है हिम्मत तो सामने आओ और दिखाओ अपना असली वजूद। उस औरत का इतना कहने की देर थी कि उसके चेहरे पर किसी ने जोर से एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। घबराकर वो वहां से अपने कपड़े लेकर भाग तो आई, पर उसके बाद उसने जो भी कपड़े पहने उन पर अपने आप अजीब अजीब से खून के धब्बे उभर आते। उस औरत का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। इसके बाद भी वो शोर मचाने से बाज नहीं आई और कई पीरों फकीरों से कई तरह के अमल करवाए, बल्कि कई बार वो काला जादू करवाकर अजीबो गरीब चीज़ें वहां रख कर आती थी। एक बार वो ऐसे ही उस दुकान के बाहर कुछ बदबूदार सी चीज़ फेंक कर आई थी, जिसके बारे में उसने पूरे मोहल्ले में बताया कि अब देखती हूँ ये जिन्न कैसे यहाँ टिकते हैं। पर वो बदनसीब बेवकूफ़ उसके अगली रात ही अपने बिस्तर पर मुर्दा मिली। उसके कपड़ों ही नहीं बल्कि उसके घर के सामान और दरो दीवार सभी इंसानी लीद, खून और मांस से सराबोर थे। लाख सर धुनने के बाद भी पुलिस इस बारे में
कुछ मालूम नहीं कर सकी थी। उस घर में उसके बाद कोई नहीं रहा और वो आज भी सुनसान पड़ा है। इतना ही नहीं, इंसानों की शक्लें इख्तियार कर एक के बाद एक जिन्नों ने उस मोहल्ले के सारे घर या तो खरीद लिए या फिर अपनी जिन्नाती ताकतों से किसी तरह वीरान करवा दिए। इंसानी आंखों के लिए तो वो सब सुनसान है, पर उन घरों के सामने से रात में गुजरने पर तरह तरह की आवाजें आती हैं। उन जिन्नों में मर्द और औरतें दोनों होती हैं और इस तरह उन्होंने हम इंसानों की तरह शादियां कर करके अपने ख़ानदान बढ़ाए हैं। वो जो लिबासों की कतार उन्होंने अपनी दुकान में रखी है, वो सब के सब लिबास उन जिन्नों की औरतों के लिए हैं और हर थोड़ी देर में अपने आप रूप, रंग और बनावट बदलते रहते हैं। किसी धुएं की चादर की तरह सिर्फ ख्याल भर से वहाँ कई तरह की चीज़ें नुमायां हो जाती हैं। वो खुद किसी का नुकसान नहीं करते और न ही किसी औरत से नाप लेने के अलावा कोई शरारत करते हैं, बल्कि कपड़े सिलने के साथ साथ वो कोई मजदूरी भी नहीं लेते, क्योंकि जिन्नों को दौलत की क्या कमी। अमूमन जो भी लोग वहाँ उनके बोर्ड के हिसाब से पैसे रखाते हैं तो वो भी उनके बटुओं में वापस रखे मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि उन्हें उन लोगों से कोई शिकवा नहीं है और वो चाहेंगे कि वो लोग अपना हर कपड़ा उस घर की औरतें उन्हीं से सिलवाएं। पर ये सब बातें एक खुला राज हैं, जिन्हें सब जानते हुए भी अपने मुंह से कहते हुए खौफ खाते हैं, क्योंकि जिन्नों को अपने बारे में बातें सुनना पसंद नहीं है। यहाँ रहने वाली औरतों को वहाँ जाने से भी डर लगता है, पर फिर भी वहाँ जाने से वो खुद को रोक नहीं पाती हैं। अंदर आने पर वो मदहोश कर देने वाली महक आया करती है। अगर लड़की ज़्यादा हसीन होती है तो उस लड़की के ये एहसास बढ़ जाया करते हैं, पर आज तक उन्होंने किसी लड़की या औरत की आबरू पर हाथ नहीं डाला है। कभी कभी किसी लड़की या औरत से वो ज़्यादा खुश होते हैं तो उसके सिले हुए कपड़ों के साथ उन्हें गहने भी रखे मिलते हैं। आज तक कोई ये मालूम नहीं कर सका कि नाप लेने वाले हाथ किसी औरत के हैं या किसी मर्द जिन के। कुल मिलाकर डर होने के बावजूद एक ऐसा अनजाना लालच है जो गाहे बेगाहे उन औरतों को उस दुकान की ओर खींचा करता है। देर रात वहां दूर दूर से जिन अपनी औरतों के साथ आते हैं। रात में दुकान दिखने में तो बंद रहती है और वहां घुप अंधेरा रहता है, पर रोज रात वहां अंदर से सिलाई मशीन चलने की आवाज आती है। कई बार देर रात लौटते किसी शख्स ने या चौकीदार ने वहां अंधेरे में चमकते सायों को देखा है, जो अचानक चलते चलते जमीन से ऊपर हवा में तैरने लगते हैं या चलते चलते कहीं गायब हो जाते हैं। कभी वहां बाहर रखी मशीन पर कोई बूढ़ा बैठा मिलता है, कभी कोई लड़की, कोई औरत, कोई जवान मर्द या कोई बच्चा। कोई नहीं जानता कि अगली बार उसका सामना किससे होगा और न ही कोई पूछने या बात करने की हिम्मत रखता है। इनका राज जानकर किसी से कहोगी या इनके बारे में जानने के बाद यहाँ से घर छोड़ोगी तो वो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। जो तुम दोनों के साथ हुआ वो कुछ नया नहीं हुआ। यहाँ की शायद ही कोई लड़की या औरत होगी जिसके साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आया। हम सब के लिए अच्छा होगा कि हम अपनी जुबानें बंद रखें और जान लें कि इस दुनिया का हर बाशिंदा दिखाई नहीं देता। एक दुनिया है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हुए भी हमारी इसी दुनिया का हिस्सा है। इसे हम जितनी आसानी से कबूल कर लेंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। चिट्ठी खत्म होते ही रजिया आंटी ने मेरे हाथ से छीनकर उसे फाड़ दिया। मैं और मम्मी अपने मुंह से बिना एक लफ्ज निकाले चुपचाप वहां से लौट आए थे। इसके बाद भी हम अपने कपड़े वहीं से सिलवाते रहे, न किसी से इसका जिक्र किया और न ही आपस में इस बारे में कोई बात कही। सालों बीत जाने के बाद भी यूं तो
समय समय पर जिन्नात लोगों को कोई ना कोई सौगात देते रहते थे, पर इसके साथ ही बुरी खबरों का सिलसिला भी जारी रहता। कौन जानता था कि कपड़े सिलवाने की ज़रूरत किसी की जिंदगी भी उधेड़ सकती है।